हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बोटनी के लेक्चर नंबर 2 में हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था सेल क्या है, ओवरव्यू। आज सेल का भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत सेल क्या है, सेल किसे कहते हैं, और थोड़ा बेसिक बातों को हम लोगों ने देखा था। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस बातों को बात मतलब करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का रहेगा हम लोगों का सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का रहेगा, तो हम लोग एक हेडिंग अच्छा से बना लेंगे, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी जो है ये क्या है। सबसे पहले तो सेल थ्योरी के बारे में एक बात याद रखना है आपको कि ये जो थ्योरी है सेल से रिलेटेड तो है, लेकिन इसको देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे दो व्यक्ति, अलग अलग लोगों ने मिलकर दिया था। तो सबसे पहला बात है कि एक व्यक्ति 1838 ईस्वी में आते हैं, इनका नाम है, लोग देखो हिंदी की किताब में देखोगे तो स्लाइडेन रहता है लिखा हो, तो लोग जनरली स्लाइडेन स्लाइडेन बोलते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोनाउंस करना है तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है स्क्लाइडेन कहा जाता है, स्क्लाइडेन। ठीक है, तो स्क्लाइडेन जो है ये आपका पहला नाम आ रहा है। इनका पहला नाम जो है व्यक्ति का वो है स्क्लाइडेन। स्क्लाइडेन आप खुद ही पढ़ के देखिए। आप इंग्लिश में जब लिखे तो आपने क्या इसको पढ़ा, आप जब लिखते हो इंग्लिश में तो आप इसको पढ़ सकते हैं स्क्लाइडेन। ये स्क्लाइडेन जो आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, आपके बुक में कुछ बातें ऐसी गड़बड़ हो है जिसको न्यू एनसीईआरटी ने सुधारा है। जो न्यू वाली एनसीईआरटी है, इस साल वाली एनसीईआरटी मतलब 25-26 वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें सुधार हुआ है, उससे पहले वाले में गड़बड़ ही था। तो यहाँ पर क्या क्या चीज सुधार हुआ है वो अभी हम बताएंगे। पहले तो स्क्लाइडेन जो है ये जर्मनी के बोटनी, ये जो है ना, एक जर्मन व्यक्ति हैं जो कि बोटनी से संबंधित काम करते हैं, यानी कि बॉटनिस्ट हैं, यानी वानस्पतिक विज्ञान वैज्ञानिक हैं। तो ये है बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट है, ठीक है, बॉटनिस्ट। तो ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है स्क्लाइडेन। ये बात है कब की, ये बात है लगभग, ये बात है आपकी मान के चलिए, ये बात है 1838 की, 1838 की, 1838 की बात है। उस समय इन्होंने क्या किया, उन्होंने स्क्लाइडेन ने कुछ बहुत पौधों को ये अवलोकन किए, उस पर रिसर्च किए। और जब रिसर्च किए तो इनको एक बात पता चला कि जितने भी पौधे हैं, जितने भी पौधे हैं, ये सारे पौधे जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार के सेल से मिलके बने होते हैं। यानी कोई भी पौधा अगर देखा जाए तो वो उसके जो है ना शरीर में, मतलब पूरे बॉडी में, उस पौधा के पूरे प्लांट के पूरे बॉडी में सिर्फ सेल ही भरा हुआ है, अर्थात पूरा शरीर ही सेल से मिलके बना हुआ है। और यही आगे जाके टिश्यू का निर्माण करता है। तो ये स्क्लाइडेन को पता चला था उस समय। तो स्क्लाइडेन का कहानी यही है कि उन्होंने कई सारे ऑब्जर्व किया था। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनके बारे में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो किया वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 1838 में कई प्लांट्स कई प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया। और कई प्लांट को जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करके इन्होंने क्या पाया, ऑब्जर्व करके इन्होंने जो पाया वो बोलते हैं कि पूरा प्लांट जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के पूरा प्लांट का जो बॉडी होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं, जो आगे जाकर भिन्न भिन्न प्रकार के टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो कई प्लांट को ऑब्जर्व किया और कहा, और कहा कहा कि किसी भी किसी भी प्लांट किसी भी प्लांट का बॉडी किसी भी प्लांट का बॉडी किसी भी प्लांट का बॉडी भिन्न प्रकार के भिन्न प्रकार के भिन्न प्रकार के सेल्स की मदद से निर्माण होता है, बना होता है, निर्माण होता है नहीं, बना होता है, जो जो आगे चलकर आगे चलकर भिन्न
प्रकार के टिश्यू को बनाता है। ये इन्होंने कहा था, बस इनका यही कहना था। ठीक है, तो ये इन्होंने बस सेल को बनाया और कहा कि ये चीज होता है, इनके बारे में यही था। तो ये पहला व्यक्ति थे स्क्लाइडन, जिनका कि ये कहानी आता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा व्यक्ति पर। अब ये दूसरा जो है, इनके बारे में अगर बोला जाए तो ये जो है हिंदी में अगर देखोगे तो श्वान बोलते हैं, श्वान, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। श्वान इनका अगर प्रोनाउंसिएशन करोगे तो नहीं होगा। प्रोनाउंसिएशन के वक्त आदमी को थोड़ा ये इंग्लिश वाला शब्द पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो साइंटिस्ट हैं वो अपना नाम तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, वो अपना नाम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, तो उनको उसी नाम से अगर पुकारा जाए तो ज्यादा बेहतर है। जैसे आप हिमालय को हिमालय ही पुकारे तो अच्छा लगता है, हिमालया पुकारने में थोड़ा देखो इंग्लिश में बर्बाद कर दिया उसको। रामायण को रामायण ही पुकारे तो अच्छा लगता है, रामायणा पुकारना, राम को राम ही पुकारे तो अच्छा लगता है, रामा पुकारना कितना खराब लग रहा है। इसीलिए ध्यान रखना है कि जिसको जिसमें पुकारा जाता है हमेशा उसी में पुकारना चाहिए। तो यहाँ पे श्वान बोल देता है, जबकि श्वान नहीं है इनका नाम। इनका नाम देखो, आप खुद ही सोचो क्या होना चाहिए, SCHWANN। आप सोचो क्या नाम है ये, स्वान कैसे आप इसको बोलोगे? स्वान इनको प्रोनाउंस किया ही नहीं जाना चाहिए था, हिंदी वाले ने बहुत गड़बड़ा दिया है बात को। तो इनका नाम जो पुकारा जाता है, जो प्रोनाउंस किया जाता है, तो ये होता है श्वान के जगह पे इनको कहा जाता है श्वान या श्वान, लगभग वही है श्वान में। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इनको बोला जाता है सचुआन, सचुआन, इस प्रकार से स्वान का प्रोनाउंसिएशन जैसा लग रहा है, लेकिन सचुआन बोला जाता है, सचुआन, सचुआन। तो सचुआन इनको करना है। और पुरानी एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, जो आपके पास जनरली वही आपके पास हमको लगता है होगी। अगर न्यू वाला 25-26 वाला मंगाए हैं, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं मंगाए है तो देखिए जो श्वान है, जिनको क्या सचुआन बोलना चाहिए, तो सचुआन जो है ये इन्होंने क्या किया था। अच्छा, ये इन्होंने जो किया वो तो बाद में, पहले इनके बारे में जान लीजिए कि आप पुरानी एनसीईआरटी को देखेंगे तो उनमें उसमें लिखा हुआ है क्या, आपका ब्रिटिश साइंटिस्ट। ध्यान से याद रखिएगा, ब्रिटिश साइंटिस्ट लिखा हुआ है, या फिर ब्रिटिश कहिए जूलॉजिस्ट लिखा हुआ है। साइंटिस्ट में भी क्या, जूलॉजिस्ट है ये। अब ध्यान रखिएगा आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, जूलॉजिस्ट, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या गड़बड़ है यहाँ पर? गड़बड़ ये है कि पुराना एनसीईआरटी ने कहा आपको कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, अब खुद एनसीईआरटी को लग रहा है कि सुचवान जो है इनके साथ ना गलती हुआ है, इनका ब्रिटिश साइंटिस्ट ये कभी थे ही नहीं, तो इसको इन्होंने डिलीट कर दिया ब्रिटिश को, अब उस जगह पे फिर से जर्मन लिख दिया। तो आप अपने एनसीईआरटी में देखो, अगर आपका पुराना एनसीईआरटी है यानी 2025-26 वाला नहीं, उससे पहले वाला एक बार चेक कर लो, क्या पता होगा पुराना वाला ही मार्केट में न्यू वाला नहीं आया था और आपने खरीद लिया था, तो ब्रिटिश उसमें नहीं लिखा हुआ होगा, उसमें तब आपका जर्मन लिखा नहीं, पुराना वाला होगा तो जर्मन लिखा हुआ नहीं होगा, ब्रिटिश होगा। लेकिन न्यू वाला अगर है तो आपका जर्मन लिखा होगा। तो पुराने वाले लोग देखकर एक बार इसको आप काट दोगे और इस जगह क्या लिख दोगे, जर्मन। आप इस पर क्या लिख दोगे, जर्मन। ठीक है, ये एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसा कहा गया था, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से जर्मन बोला गया है इनको। तो जर्मनी के ये रहने वाले थे, ये बाद में बताइए पता चल रहा है सबको। तो ये सब एनसीईआरटी तो बना दिया गया, लेकिन ये सोचिए एनसीईआरटी जब बनाया गया तो उस समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया होगा, अब उसको सुधारा जा रहा है। तो जो एनसीईआरटी कहे वही हम लोग भी करेंगे, एनसीईआरटी ने जो कहा वो हम लोगों ने कर दिया कि हाँ आज के बाद हम जर्मन ही बोलेंगे इसको। तो क्या है ना, अब इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये ज्यादा दिन लेट नहीं आए थे। इनका जो था आपका ये 1838, उसके एक साल बाद ही आ जाते 1839 में, 1839 में आते हैं सचुआन। और ये आकर क्या क्या कह देते हैं पहले वो समझिए। ये सबसे पहले बहुत सारे एनिमल को देखे, बहुत सारे एनिमल के सेल्स को देखे, एनिमल्स के सेल्स को बहुत सारा ऑब्जर्व वगैरह किए। तो ऑब्जर्व करके ये कह रहे थे कि जो बहुत सारे ऑब्जर्व जो किए थे, किसको किए थे, एनिमल के सेल को किए थे ऑब्जर्व, एनिमल के सेल को। जो एनिमल था उसके सेल को ऑब्जर्व किए, उसको अवलोकित किए, उसको देखे। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो आपका ये सेल होता है, यानी कि ये बोल रहे थे पूरा
एनिमल के विषय में ही इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो बोला, कहा कि जो एनिमल का सेल होता है उसके चारों तरफ एक पतला लेयर होता है। क्या बोला उन्होंने, एक पतला लेयर, बस एक पतला लेयर होता है, उसी को आज के डेट में सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसी को आज के डेट में क्या कहा गया, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अलावे इन्होंने ये भी कहा कि प्लांट सेल को भी देखा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल को ही देखा, ये प्लांट सेल को भी देखते हैं और पाते हैं कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, जो एनिमल में पाया जा रहा था पतला सा लेयर, उसके ऊपर भी एक लेयर पाया जा रहा है। बताइए, उसके ऊपर भी एक लेयर पाया जाता है। ये पता चला किसको, ये पता चला आपके श्वान को, सचुआन जिसको कह सकते हैं, सचुआन को पता चला कि हाँ ये तो उसके ऊपर भी एक लेयर है और ये प्लांट में देखे वो। तो ये बात ध्यान रखना उन्होंने क्या किया। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, हो सकता है समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा से। जो सचुआन है 1839 ईस्वी में आते हैं और आके इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया एनिमल सेल को, एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और इन्होंने ऑब्जर्व करके ये पाया कि एनिमल सेल्स जो होते हैं उसके चारों तरफ एक पतला सा लेयर होता है जिसे वर्तमान में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर इन्होंने प्लांट सेल को जब ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि वही सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होता है जिसको आज के डेट में हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो देखा जाए तो सचुआन ने दो बातों को खोज लिया था, एक सेल मेम्ब्रेन को भी खोज लिया था और एक सेल वॉल को भी खोज लिया था। वैसे सेल वॉल देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो आपको याद है रॉबर्ट हुक ही थे, क्योंकि वो सबसे पहले तो वही उनको दिखाई पड़ा था, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। तो सचुआन ने क्या देखा होगा, बस उसको देखा, नाम वगैरह देने का जरूरत नहीं था, उस समय नाम वगैरह नहीं दिया गया था कि हाँ सचुआन ने नाम दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर अब इनका जो है कुछ स्टेटमेंट वो लिख लिया जाए। अब इधर थोड़ा कर देते हैं तो थोड़ा ज्यादा लिख पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है ना, अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये क्या बोलेंगे कि इन्होंने क्या किया, कई कई एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया कई एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके इन्होंने पाया क्या, इन्होंने पाया कि जितने भी एनिमल होते हैं उनके सेल का एक सबसे बाहरी लेयर होता है जो बहुत पतला होता है। आज ही के डेट में उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऑब्जर्व किया और पाया कि सेल्स के बाहर एक थीन लेयर, थीन मतलब पतला होता है, थीन लेयर उपस्थित है, थीन लेयर उपस्थित है जिसे आज सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये उन्होंने पाया था, उन्होंने ये बताया हम लोगों को कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। तो आज के डेट में हम इसी को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और एक कतला कैसा होता है, तो पतला लेयर होता है, एकदम पतला लेयर होता है। और ये बात इन्होंने पाया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। और क्या हुआ था, और तो एक काम हुआ था कि ये प्लांट बॉडी पर भी डिस्कस किए थे, प्लांट बॉडी के बारे में भी इन्होंने बात किया। तो प्लांट के सेल को इन्होंने देखा था और उस पर कहा था कि नहीं नहीं, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होता है, उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर होता है वो प्लांट बॉडी में देखकर इन्होंने बताया था। वो कहा कि उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी वहां पर लेयर है, उसको आज के डेट में हम लोग क्या कहते हैं, आज के डेट में हम उसको सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सेल वॉल कहते हैं। तो लिखेंगे इसके बाद प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया और बताया कि, और पाया कि ही लिख दो, पाया कि ऑब्जर्व किया और पाया कि क्या पाया था कि सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर
सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर, ब्रैकेट में सेल वॉल लिख देना, सेल वॉल के बारे में ये बोलना चाह रहे थे, एक लेयर प्लांट्स में देखने को मिलता है, देखने को मिला, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखने को मिला के जगह पर क्या लिख सकते हैं, प्लांट्स में है, ऐसा लिख दीजिए, प्लांट्स में है। मतलब इसके बाद प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, मतलब ये काम है, ये ऑब्जर्व करने के बाद प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और पाया कि सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर प्लांट्स में है। ठीक है, एक लेयर प्लांट्स में है, ये इन्होंने पाया, ये दो चीज पाया इन्होंने। तो इनकी एक हाइपोथेसिस आई। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है सर? हाइपोथेसिस मतलब होता है, देखो, एक होता है थ्योरी, होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वो होता है जो कि 10 गो लोगों के ऊपर देखे और बोल दिया हाँ ऐसा ही होता होगा। समझ रहे मेरे बात? जैसे मैंने देखा उसको कि इस इलाका में ना वो लड़का बहुत छोटा है, ठीक, दूसरा आदमी देखे, अरे वो लड़का भी छोटा है, फिर उसको देखे वो भी लड़का छोटा है, 10-12 को देखे और कहे कि हाँ ये पूरा इलाका छोटा छोटा लोग का है, बड़ा हुआ, ऐसा बोल दिए तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सबको नहीं देखा है। और जब सबको देख लेगा और कह देगा कि नहीं, प्रूव कर दिए कि सब छोटा ही था, या फिर प्रूव नहीं अभी हुआ है ये छोटा है, तो वो थ्योरी बन जाता है। बात समझे? थ्योरी क्या होता है? थ्योरी में आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है कि हाँ ये बात एकदम सत्य है, 100% सत्य, सब पे लागू होगा। लेकिन अगर हाइपोथेसिस है तो वो कुछ बातों पर लागू होता है, अर्थात कुछ चीजों को देखकर हाइपोथेसिस दिया जाता है, छोटे बहुत चीजों को देखकर। जबकि बड़े बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए और प्रूव कर दिया जाए कि नहीं सब पर ये लागू है, तो समझिए वो थ्योरी हो गया। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, अर्थात ये कुछ चीजों पर देखकर बोला इन्होंने। तो हाइपोथेसिस क्या बोल दिया कि प्लांट का और एनिमल का जो बॉडी होता है, प्लांट का और एनिमल का जो बॉडी होता है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बना होता है। तो इनका जो हाइपोथेसिस है, इनका जो हाइपोथेसिस है क्या है, उसी का आगे लिखना है आपको नीचे में। हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस जो इनका है, ठीक है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जो इनका है, इनका जो हाइपोथेसिस है वही पॉइंट बना के लिखना। क्या था कि जो प्लांट है और जो एनिमल है, प्लांट्स और एनिमल्स का बॉडी मतलब प्लांट और एनिमल जो है, इनका जो बॉडी है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट का बना होता है। तो प्लांट्स और एनिमल के लिखना है यहाँ पे, के एनिमल के बॉडी का निर्माण प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी का निर्माण सेल्स और सेल के प्रोडक्ट्स से हुआ है। ये इन्होंने हाइपोथेसिस दे दिया, से हुआ है, ये इनका हाइपोथेसिस था, यानी कुछ बहुत को देखकर, जो कि सही भी है, गलत तो है नहीं। आज के डेट में आप जानते भी हैं कि सेल से ही हमारा बॉडी बना हुआ है ना, तो हमारा बॉडी सेल से बना है, प्लांट में भी वही जानते हैं। तो हाइपोथेसिस थ्योरी कह सकते थे उस समय, ये कुछ चीजों पर ध्यान देकर ना बोले, इसलिए वहां पर हाइपोथेसिस ही कहा गया। लेकिन अब देखो क्या हुआ ना कि यहाँ पर स्क्लाइडेन जो पहले दिए थे उनका भी बात मैच कर रहा है। उन्होंने प्लांट को कह दिया था कि प्लांट का पूरा बॉडी जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, ये भी एक जर्मन बोटनिस्ट और वो भी जर्मन जूलॉजिस्ट। तो स्क्लाइडेन ने 1838 में बात बताया कि जो प्लांट है उसके पूरा शरीर को सेल से ही निर्मित किया गया है। और इन्होंने स्वान ने, यानी कि जिसको सचुआन कहते हैं, सचुआन ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि भैया जर्मन बोटनिस्ट तो वो थे और ये जर्मन जूलॉजिस्ट है। तो इन्होंने कहा 1839 में कि जो एनिमल है, जो प्लांट है, दोनों में शरीर जो बना हुआ है सेल के प्रोडक्ट का बना हुआ है। अब दोनों का जो है बात लगभग मिलता जुलता था, और चूंकि दोनों सेम टाइम पर ही कहीं ना कहीं रिसर्च वगैरह में थे, एक साल के अंतर क्या कहानी है,
तो अब इन दोनों ने क्या किया, आपस में एक थ्योरी मिला कर दे दिया, दोनों ने अपना अपना बात को रखा और दोनों का मिलकर एक नया थ्योरी बन गया, जिसको आज हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ना, इन दोनों का सेल थ्योरी मिला हुआ चीज है। मतलब सेल थ्योरी में आप ये लिख सकते हैं, अब एक स्टार पॉइंट बना के, एक स्टार पॉइंट बना दीजिए, स्टार पॉइंट अच्छे से इस प्रकार से बना लो। और स्टार पॉइंट में आपको ये बताना पड़ेगा लिखकर कि हाँ, सेल थ्योरी क्या कहता है। तो सेल थ्योरी जो कहा गया था वो दोनों का मिलाकर, स्क्लाइडेन और स्वान का जो थ्योरी था उस दोनों को मिला दिया गया। जो स्क्लाइडेन ने कहा और जो सोचवान ने कहा उसको मिला के सेल थ्योरी दिया गया था। तो क्या दिया गया था, क्या दिया गया था, आइए देखते हैं जरा सेल थ्योरी में। तो एक पहले स्टार पॉइंट में ये लिख लेना कि स्क्लाइडेन, स्क्लाइडेन, एक मिनट में स्पेलिंग में ठीक था ना पिछला बार, एक बार मैं मिलान कर लूं। हाँ, स्क्लाइडेन में ठीक था, ई लिखा हुआ था, हम कहीं यहाँ पर आई लिख रहे हैं तो वहां भी गड़बड़ ना हो जाए। स्क्लाइडेन और सचुआन, सचुआन के बातों को, बातों को आपस में, आपस में, आपस में मिलाकर ही, मिलाकर ही, मिलाकर ही सेल थ्योरी दिया गया, सेल थ्योरी दिया गया, दिया। बस यही आपको, ये एक स्टार पॉइंट है जो ध्यान रखना है कि दोनों का जो बात था उसको क्या किया गया, मिला दिया गया। आप लिख सकते हैं उसको, और इसी को मिलाकर क्या किया गया, सेल का थ्योरी दिया गया। अब सेल थ्योरी जो था, सेल थ्योरी जो था, ये सेल थ्योरी के बारे में आपको सब दो पॉइंट निकल के आता है, एनसीईआरटी दो पॉइंट का जिक्र करता है। तो पहला जो पॉइंट निकल के आता है जो दोनों ने मिला के बोला था सेल थ्योरी में, वो क्या कहा था सेल थ्योरी में, आइए जरा देखते हैं। सेल थ्योरी में इन्होंने क्या क्या बोला। पहला बात, सेल थ्योरी में इन्होंने जो पहला बात बोला, पहला बात मतलब क्या निकला कि सभी जीव, जितने भी जीव हैं, मैं कहूंगा अगर वो अब एनसीईआरटी का ही अगर लैंग्वेज याद रखोगे ज्यादा अच्छा, लेकिन मैं दिखाऊंगा एनसीईआरटी में तो याद रख लेना उसको। तो कई बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आ जाता है। तो कहा गया कि जो सभी जीव हैं, वो उन्होंने अब प्लांट और ये एनिमल बोलना छोड़ दिया। अब इस जगह में सभी जीव, सभी जीव बोलने लगे कि सभी जीव जो है, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी हो, उनके बारे में यही कहा था कि सभी जीव जो है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या आ गया, पहला पॉइंट यही आ गया, सभी जीव। अब आपको अगर सेल प्रोडक्ट क्या है सर, सेल के प्रोडक्ट, सेल के प्रोडक्ट वो जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, यही सब। तो सभी जीव, जीवों, सभी जीवों का बॉडी, सभी जीवों का बॉडी सेल, सेल्स और, सेल्स और सेल के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से निर्मित होता है, निर्मित होता है। यानी सभी जीवों का जो बॉडी है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से निर्मित होता है, प्रोडक्ट से निर्मित होता है। ठीक है, सेल और सेल के प्रोडक्ट से निर्मित होता है। चलिए, ये बात तो आपका हो गया। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक मतलब कमी था कि भैया ठीक है, हम समझ रहे हैं स्क्लाइडेन और सचुआन ने जो बोला था कि सभी जीव को अगर देखा जाए तो सबके शरीर में निर्मित जो हो रहा है बॉडी, वो सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से हो रहा है। यानी हमारे शरीर में जो सेल हैं वही पूरे पूरे शरीर को बना रहे हैं। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। लेकिन हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये सेल बना कहाँ से, है ना, ये सेल कैसे बन रहा है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी। तो इनका जो ड्रॉबैक था, ये डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, ये डिस्क्राइब, देखो ड्रॉबैक लिख लो, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक था
ठीक है। ड्रॉबैक था, क्या ड्रॉबैक था कि ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक था कि नए सेल का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दे डिडंट डिस्क्राइब, ऐसा लिख सकते हैं, इन्होंने, हिंदी में इन्होंने 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 नए न्यू सेल्स की उत्पत्ति के उत्पत्ति के बारे में उत्पत्ति के बारे में चर्चा नहीं किया, है ना। इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, उसको बताया नहीं किया। चर्चा के जगह पे भी आप डिस्क्राइब लिख लो, ज्यादा सुंदर शब्द है। के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं किया। तो उत्पत्ति के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया कि उत्पत्ति कैसे होता है, ये ड्रॉबैक था इनका। अब इनके थ्योरी का एक ड्रॉबैक निकल के आ रहा है। तो ये ड्रॉबैक को दूर भी तो करना है, ऐसा नहीं कि ड्रॉबैक लेकर चलते ही रहा सब दिन। आज तो ड्रॉबैक कम से कम दूर हुआ होगा, कोई ना कोई तो आया होगा, कोई तो आया होगा जो इसका थ्योरी को सही किया। वो कौन था वो, कहाँ से आया? चारों दिशाओं में उसी की माया। बताइए कौन था, याद है? कुछ कभी पढ़े थे 11 सब में? बताइए। उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो थे, जो कि आते हैं। तो तीसरा व्यक्ति जब आ रहे हैं इसमें, तीसरा नंबर व्यक्ति, अब ध्यान रखना है, वो तीसरा नंबर व्यक्ति कौन है? तीसरा नंबर व्यक्ति का नाम है रुडोल्फ विर्चो रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। ये व्यक्ति हैं जो कि आते हैं, और ये कब आते हैं? 1855 ईस्वी में आते हैं। ये 1855 ईस्वी में आते हैं, 1855 ईस्वी में। यानी कि काफी साल लगा इनको आने में, इन दोनों के बाद। और ये आते हैं, और ये क्या बोलते हैं? जो ये बोले हैं एकदम वही शब्द अगर आप याद रख लोगे तो एग्जाम में काफी हल्का हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार वही शब्द पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने जो बोला ये अपनी भाषा में बोले, जो इनकी भाषा थी, जो यहाँ पर ये रहते थे, जहां पर ये रह रहे थे, इनकी जो भाषा थी वो भाषा थी, उस भाषा में इन्होंने बोला। रुडोल्फ विर्चो क्या बोलते हैं? कहते हैं ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोलते हैं ये? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये शब्द आपको याद रखना है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये इन्होंने कहा। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये शब्द है इनका खुद का दिया हुआ। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। नहीं हो तो इसको आप ऐसे करके अंडरलाइन वगैरह कुछ ना कुछ कर देना, ताकि ये आपको लाइन याद रहे। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या हो जाता है? और यही आपका दूसरा पॉइंट भी हो गया, यहाँ पर जो आप पहला पॉइंट लिखे थे, है ना, पहला पॉइंट लिखे थे सेल थ्योरी का, अब यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट सेल थ्योरी का निकल जाता है। ये आपका दूसरा पॉइंट सेल थ्योरी का निकल गया। दूसरा पॉइंट किसका? सेल थ्योरी का, ठीक है। सेल थ्योरी का दूसरा नंबर पॉइंट निकलता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये शब्द किसने बोला? ये शब्द ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने बोला था? ये बोला था आपके रुडोल्फ विर्चो ने। और मैं कहूंगा आपको सबसे अच्छा रहेगा इसको घेर ही दिया जाए, है ना। ये घेरा हुआ रहेगा तो थोड़ा बेहतर तरीका से हम लोग दिखा पाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब यहाँ पर ओमनिस सेलुला ई सेलुला में अगर बात करें तो हम लोग नए सेल का निर्माण के बारे में चर्चा यहाँ किया गया इतने गो शब्द में। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि पुराने सेल से ही नए सेल का निर्माण होता है। इन्होंने बस यही बोला कि पुराने सेल से ही नए सेल का निर्माण होता है, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है आपके पास, यानी पहले से उपस्थित जो सेल है उसी से न्यू सेल का निर्माण होता है। तो इनका जो कहना था वो अर्थ को मैं यहाँ बता दूं। इन्होंने कहा कि पहले पूर्व स्थित
सेल से ही न्यू सेल का ओरिजिन होता है, निर्माण होता है, उत्पत्ति होता है। न्यू सेल का उत्पत्ति होता है। पूर्व स्थित सेल से ही न्यू सेल का उत्पत्ति होता है। ये किसने बोला? ये बोला रुडोल्फ विर्चो ने। तो इनका ये सेल थ्योरी था। अब आपको हम बताने जा रहे हैं नए टॉपिक में, लेकिन उससे पहले आप याद रख लो कि एक बार हम ये सेल थ्योरी को ये वाला देख लेते हैं स्थिति। अब देखो यहाँ पर जो आपको कहा बताए अभी समझाए वो सब कुछ इसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सेल थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है, वो सब कुछ जो हमने आपको पढ़ाया है सेल थ्योरी में वो सब कुछ अभी यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। अठारह ईस्वी में कहा गया, क्या कहा गया? 1838 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन, पूरा नाम देखो मैथियस स्लाइडेन, वही स्लाइडेन, ए जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, यहां तक एग्जामिन ए, देखिए यहाँ पर स्लाइडेन के बारे में चर्चा हो रहा है, जर्मन बॉटनिस्ट है, चर्चा हुआ। एग्जामिन मतलब वो एग्जामिन की, ऑब्जर्व की, ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, यानी प्लांट को ऑब्जर्व की, और ऑब्जर्व करके वो बताते हैं कि जितने भी प्लांट हैं वो सभी प्लांट कंपोज्ड होते हैं, यानी बने होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, जो कि अलग अलग प्रकार के सेल से बने होते हैं। विच फॉर्म, जो फॉर्म होते हैं द टिश्यू ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के टिश्यू को वो बना देते हैं आगे चल के। एट अबाउट द सेम टाइम, लगभग उसी समय के आसपास का बात कर, थियोडोर सेचुआन जो है ये 1839 में आए। और आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब आपको करना है, अपना लेना है कलम, और कलम से बस यहाँ पे काट देना है ब्रिटिश को, और आप कलम के मदद से ही, उसी कलम की मदद से आप बस करें क्या, थोड़ा सा मेहनत। क्या मेहनत? कि आप यहाँ जो कट किए थे, ये जो कट किए थे इसको ऐसे करके घेर दें, और यहाँ पर कट रहने दें, और इसके बाद इसको यहाँ पर किसी और पेन से यहाँ पर लिख देंगे, अपने किताब में ही, अपने किताब में लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप बुक में? जूलॉजिस्ट तो है ही ना, ये नहीं लिखना था, क्या लिखा था? जर्मन लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हिंदू लोगों के लिए गीता है महत्वपूर्ण, वैसे ही है नीट वालों के लिए बायोलॉजी का एनसीईआरटी महत्वपूर्ण। अगर आप मतलब समझिए कि कह सकते हो नीट वालों के लिए जिसको एमबीबीएस का शौक है, उसके लिए आप याद रखना कि नीट वालों का गीता किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे तो कह देना आप एनसीईआरटी। तो ध्यान रखना एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप एनसीईआरटी को रीडिंग किया करें। अगर आप रीड नहीं करते एनसीईआरटी का तो बहुत गलत कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्यू। ये जो जर्मन जूलॉजिस्ट हैं जिनका नाम था सेचुआन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। इन्होंने स्टडी किसका किया है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, और रिपोर्टेड डेट, और रिपोर्ट किया और बताया। क्या बताया? कि सेल्स जो होते हैं उसके आगे थीन आउटर लेयर होता है। ठीक है, थीन आउटर लेयर होता है, जिसको हम आज क्या जानते हैं, आज किस नाम से जानते हैं? आज हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावे उन्होंने कहा कि ही ऑल्सो कंक्लूड, वो आगे भी कंक्लूड करते हैं इस बात को, अपनी स्टडी को किस पर? प्लांट के ऊपर, प्लांट टिश्यू के ऊपर। और वो क्या बोलते हैं कि भैया जो सेल वॉल होता है वो भी इसमें प्रेजेंस होता है, और ये एक यूनिक कैरेक्टर है, अर्थात ये विशिष्ट लक्षण है किसका? प्लांट के सेल का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसी बेसिस पर, इसी आधार पर सेचुआन ने क्या क्या प्रपोज कर दिया अपना हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस क्या था कि डेट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी जो आपका बॉडी है किसका? एनिमल का बॉडी जो है किसका है? एनिमल का और प्लांट का, वो कंपोज किया जाता है सेल एंड सेल ऑफ क्या, सॉरी, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, यानी कि कंपोज किया जाता है, बनाया जाता है सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल का। अर्थात ये आपको ध्यान रखना है कि भैया सेल से ही बनेगा, नहीं तो सेल के प्रोडक्ट से ये बन रहा होगा। ध्यान रखना है आपको ये बात कि या तो सेल से बनेगा या तो सेल के प्रोडक्ट से बनेगा।
अब क्या है ना, स्क्लाइडेन और स्वान ने आपस में फॉर्मुलेट कर दिए थे इसी सेल को, सेल थ्योरी के नाम से, है ना। इनका जो बात था वो सेल थ्योरी के नाम से आया। और ये थ्योरी जो है क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नया सेल जो है, नया सेल वो कैसे बनता है ये एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने। तो आगे आते हैं रुडोल्फ विर्चो, और रुडोल्फ विर्चो जब आते हैं 1855 में, तो उन्होंने कहा था, पहला बार एक्सप्लेन किया किसको, कि भैया सेल कैसे बनता है, न्यू सेल कैसे बनता है। तो इन्होंने कहा जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उसी से बनता है न्यू सेल। देखो यहाँ शॉर्ट में लिखा हो ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, तो यही चीज मैं बोल रहा था कि आपको याद रखना। देखो ये एनसीईआरटी ने लिखा ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, तो एनसीईआरटी जब इतना ख्याल रख रहा है आपका, तो आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखेंगे। ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला में आपको ध्यान रखना है कि आपको ये अगर आ गया वहां एग्जाम में, तो फिर वहां पर गड़बड़ ना हो जाए। तो ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। अच्छा देखो आगे देखो, कहता ही मॉडिफाइड, उन्होंने क्या क्या मॉडिफाइड कर दिया, मतलब फिर से बेहतर बना दिया। द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लाइडेन और स्वान, तो ये स्क्लाइडेन और स्वान का जो है हाइपोथेसिस जो है उसको क्या किया गया, उसको पूर्ण विकसित किया गया, मतलब फिर से विकसित किया गया, बेहतर बनाया गया, ठीक है, बेहतर बनाया गया। और उन्होंने जो दिया नया सेल थ्योरी, फाइनल शेप उसका जो निकल के आया, तो उसमें से पहला बात आज के डेट में क्या बोला जाता है, पहला बात कि जितने भी जीव हैं, जिंदा जीव, वो सभी बने होते हैं सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से, है ना, सेल के प्रोडक्ट से। और एक तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा है ऑल सेल्स, नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल सेल्स एराइज, मतलब सभी सेल उत्पन्न होते हैं, एराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुराने ही मौजूद सेल से ये होते हैं, ठीक है, पुराने ही मौजूद सेल से ये बनते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसमें से हर एक बात समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूं, जिसको कि आप अंडरलाइन अगर करना चाहो अपने कॉपी में, किताब में, जहां भी है आपका, तो वो आप कर सकते हो। मैं किसी और पेन को यहाँ पे लूं, यहाँ पर चलो ग्रीन से दिखाता हूं। अब क्या इसमें ऐसा अंडरलाइन करने जैसा लग रहा है जो आप करवा रहे हैं सर, देखिए जी, ये रुडोल्फ विर्चो वाला जो कहानी है, ये अंडरलाइन करने जैसा लग रहा है, वैसे तो करने का पूरा है, आपको आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। यहाँ रुडोल्फ विर्चो का जो कहानी है, रुडोल्फ विर्चो का कहानी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि रुडोल्फ विर्चो वाला जो कहानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको आपको इतना को मैं जानते हो 2019 के नीट में क्वेश्चन बनाया हुआ है, 2019 के नीट में, ठीक है, नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है इससे। अब देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी उठा कर रख दिया, और उसमें क्या पूछा था 2019 के नीट में, यही पूछा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब आप सोच सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन था, मैंने जो बोला था, ये आपको पूछा जा सकता है। तो कल के डेट में फिर ना आ जाए किसी और लैंग्वेज में बदल के, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा तैयार, और आप इसके लिए हो जाओ अभी से तैयार, ये नहीं कि बाद में, अभी से आप इसके लिए तैयार रहो कि हाँ कल के डेट में ऐसा अगर आए क्वेश्चन तो फिर से हम लोग बना सके। अब हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है हमारा क्या, ओवरव्यू ऑफ ए सेल। शायद आप लोगों ने इसको कर लिया होगा अपने किताब में। अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब एक बार ऊपर से देखना कि सेल होता कैसा है, तो ओवरव्यू करने जा रहे हैं, ओवरव्यू करने जा रहे हैं किसका, सेल का, ओवरव्यू ऑफ सेल, है ना, ओवरव्यू सेल। तो ओवरव्यू किसका करेंगे, एक सेल ले लेते हैं, ए सेल लिख देते हैं, ए सेल, ओवरव्यू ऑफ ए सेल। तो एक सेल का हम लोग ओवरव्यू करने जा रहे हैं, ओवरव्यू करने जा रहे हैं। तो ये आपका एक हेडिंग हुआ, जिसको कि आपको हेडिंग के रूप में दे देना। अब यहाँ पर जो सेल बनाना पड़ेगा हम लोगों को, देखना पड़ेगा। तो सेल बनाने के लिए ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, एक छोटा सा गोल घेरा दे दो, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। एक छोटा सा गोल घेरा बस इसको दे देना है। अच्छा ये ना हेडिंग को हम हल्का सा साइड करते हैं, कारण कि हम तब लिखेंगे ज्यादा, क्योंकि बहुत कुछ सेल में दिखाना पड़ेगा हमें। हाँ जी, ये हो गया हमारा एक सेल, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि और भी चीज इसमें दिखानी होगी, ठीक है। ये सेल है हमारा। अब जो है बिल्कुल इसी प्रकार से एक सेल के अंदर क्या होगा। अच्छा कौन सा सेल बना रहे हैं सर, प्लांट सेल। क्यों सर प्लांट सेल क्यों बना रहे हैं, एनिमल सेल बनाइए, हम लोग तो एनिमल के बारे में पहले पढ़ना चाहेंगे।
इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ज्यादा चीज किसमें दिखा हुआ है, ज्यादा चीज आपको मिलेगा प्लांट में, क्योंकि उसमें सेल वॉल वगैरह भी है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें ज्यादा चीज हमें कहाँ दिखाई देता है, प्लांट में। तो हम प्लांट को बनाएंगे, प्लांट वाला सेल, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लांट वाला सेल बनाएंगे तो उसमें हमको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। अच्छा ये भी है, ये भी नया नया चीज। बाकी जो आपका एनिमल सेल में वो तो आप देखोगे ही देखोगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियस। क्या मिलेगा आपको इसके अंदर? न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस बन गया। तो ये सर टूटा टूटा न्यूक्लियस लग रहा है। हाँ बिल्कुल, बीच बीच में छिद्र रहता है न्यूक्लियस में, ताकि कुछ भी सब्सटेंस अंदर से बाहर आ सके और बाहर से अंदर जा सके। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अंदर वाला चीज बाहर भी जा सकता है, बाहर वाला चीज अंदर भी आ सकता है। इसके लिए अगल बगल से आप देख रहे हैं खाली खाली जगह रहता है, थोड़ा सा पोर रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस का पोर। समझ गए? अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए क्रोमोसोम। थोड़ा पतला बनाते हैं। ठीक, एक क्रोमोसोम ऐसा हुआ तो यहाँ पे बना के फिर वहां फिट कर देंगे। ये आपका एक क्रोमोसोम है। और अब यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम फिर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, और इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है सर जी? डीएनए। क्या रहता है? डीएनए रहता है, डीएनए। इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है? डीएनए रहता है, डीएनए रहता है। इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या रहेगा? डीएनए रहेगा, डीएनए, डीएनए। ठीक, अब क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए पाया जाएगा, तो इसके अंदर डीएनए होगा, लेकिन पहले तो क्रोमोसोम होगा। अच्छा ये सब सर लिखना भी है, बिल्कुल साथ ही साथ आप हर एक चीज को लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। तो सबसे पहले जी ये क्या है? ये हमारा है न्यूक्लियर पोर। इसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब क्या होता है? छिद्र। तो इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियर का छिद्र, न्यूक्लियर का पोर, न्यूक्लियर का छिद्र। ठीक है, न्यूक्लियर पोर इसको कहते हैं, ये न्यूक्लियर पोर के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा और क्या क्या है? तो सबसे पहले तो एक दो चीज और यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए न्यूक्लियर पोर वगैरह के बारे में। बाद में पहले ये सब चीज जानना जरूरी है हमको, कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन मतलब होता है कोशिका झिल्ली हिंदी में। इसी सेल मेम्ब्रेन का और भी नाम है, इसी को बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी का नाम होता है प्लाज्मा लेमना, प्लाज्मा लेमना, प्लाज्मा लेमना। ठीक है, प्लाज्मा लेमना भी इसको बोला जाता है। तो इसके कई नाम हैं, आप देख रहे हो इसके कई नाम हैं। शायद इधर वाला हो सकता है थोड़ा कम दिखे आपको स्क्रीन पर, लो इधर कर दिया मैंने। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमिना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अच्छा ये किस में पाया जाता है सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल आपका एनिमल में भी पाया जाएगा और आपके प्लांट में भी पाया जाएगा। लेकिन ये बाहरी लेयर को क्या बोलेंगे? इसको सेल वॉल बोलेंगे। ये जो बाहरी लेयर आप देख रहे हो, ये जो आप बाहरी लेयर देख रहे हो, इसको बोलेंगे सेल वॉल, इसको बोलेंगे सेल वॉल।
बहुत रिजिड होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है सेल वॉल। और ये प्लांट सेल का आउटर लेयर होता है। किसका होता है ये? सबसे पहले तो ये बात याद रखना, ये रिजिड होता है। रिजिड मतलब क्या होता है? कठोर। और ये क्या होता है? प्लांट सेल का, ये जो है प्लांट सेल का, प्लांट सेल का, प्लांट सेल का आउटर लेयर होता है। ठीक है, प्लांट सेल का ये आउटर लेयर है। प्लांट सेल का ये आउटर लेयर है, ध्यान देना आपको। ये प्लांट सेल का आउटर लेयर है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड है, ये कठोर स्ट्रक्चर है। नहीं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी लिख देना चाहिए था हमें, रिजिड यहाँ पर तब निकाल के लिख देते हैं ये। यहाँ पे हो जाएगा एडजस्ट। रुको, इसको ऐसे लिखे ना, क्या लिखेंगे इसके बारे में? लिखेंगे रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर है? रिजिड यानी कठोर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कठोर स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा कठोर। इतना कठोर है कि आप देखते हैं आप लोग इसी वृक्ष का काट के तना वगैरह सूखने के बाद यूज करते हैं घर में फर्नीचर वगैरह। तो कितना ज्यादा कठोर है कि उस पर आप बैठ रहे हो, उसको यूज कर रहे हो अपनी जिंदगी में। अब चलते हैं उधर। ये तो आप लेयर वगैरह का चर्चा कर रहे थे। और एक बात और बता दें इसके विषय में भी, कि जो सेल वॉल होता है ना, सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इस सेल मेम्ब्रेन को हम कह सकते हैं कि डिटरमाइनिंग फैक्टर है। किसका? एनिमल सेल का। अगर सेल मेम्ब्रेन ही सिर्फ मिला आउटर में, बाहर में, तो आप कह देना सेल मेम्ब्रेन अगर सिर्फ मिला, सिर्फ बाहर में सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो समझ जाना ये क्या है हमारा? ये डिटरमाइनिंग बाउंड्री है। किसका? एनिमल सेल का। समझ जाना ये एनिमल सेल है। तो यहाँ कह सकते हैं क्या है? ये आउटर, ये आउटर डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग मतलब पहचान करने वाला, तो बाहरी पहचान करने वाला बाउंड्री है, बाउंड्री है। किसका? एनिमल सेल का, एनिमल सेल का। ठीक है, एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल का क्या है? ये डिटरमाइनिंग बाउंड्री, लेकिन कहां पर? बाहरी, बाहरी डिटरमाइनिंग बाउंड्री है ये। अच्छा, इसके अलावा अब चलते हैं वहां पर। इधर वाला पूरा कहानी हम लोग तो कर ही लिए है। ध्यान ये देना है कि आप ना देखोगे इसमें कि इसी न्यूक्लियस में सटा हुआ आपको मिल जाएगा, इसी न्यूक्लियस में सटा हुआ आपको मिलेगा, इसी न्यूक्लियस में आपको सटा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे सटा हुआ? ये आपको जो सटा हुआ मिला, इसका नाम क्या है? इसका नाम आप पढ़े होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है इसको। इसी में सटा हुआ हमेशा रहता है। और जहां पे ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम भी पाया जाता है, जहां जहां पर राइबोसोम होगा वहां खुरदुरा रहेगा, जहां जहां राइबोसोम होगा वहां रफ स्ट्रक्चर होगा, और जहां पर राइबोसोम नहीं होगा वो आपका स्मूथ स्ट्रक्चर होगा। तो राइबोसोम जहां जहां होगा वो आपका रफ स्ट्रक्चर होगा। तो ये हो गया भैया, ये हो गया आपका स्मूथ। वैसे तो पढ़ाना है हमको फिर से, ये सब चीज डिटेल में पढ़ाना है, अभी बस ऐसे लिख दे रहे हैं। ये क्या है जी? ये है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER शॉर्टली में लिख रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पर आपका RER, क्योंकि यहाँ रफ है, इधर वाला इलाका रफ है। इधर इलाका में क्या देखने के लिए आपको मिल रहा है? इधर वाला इलाका में आपको देखने के लिए मिल रहा है राइबोसोम, है ना। इधर वाला इलाका में क्या देखने के लिए मिला? राइबोसोम। और नीचे में क्या देखने के लिए मिल गया? स्मूथ। तो जहां स्मूथ है वहां स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये पूरा का डिटेल में अभी इसका नाम नहीं लिखे, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके विषय में, तो वहां SER RER को हम डिटेल में लिख देंगे, अभी फिलहाल हम नहीं लिख रहे हैं। और आप जानते हो यहाँ पर न्यूक्लियर पोर के बारे में तो हम बता दिए, पर ये न्यूक्लियस के बारे में तो नहीं लिखे ना। तो न्यूक्लियस के बारे में जानते हो क्या? ये है आपके सेल का दिमाग, ब्रेन। तो यहाँ पर हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? हम इसके बारे में कह सकते हैं, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये जो हमारा है न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस का, इस न्यूक्लियस का नाम है, दूसरा नाम कि ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, यानी सेल का ये क्या है? ये सेल का दिमाग, ये सेल का क्या है? दिमाग है। तो ध्यान रखना है, ये आपका सेल का दिमाग होता है। और चूंकि यहाँ पर आप देखते हो, एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर आप देखते हो पूरा घनापन होता है, कई चीज इसके अंदर ठूसी हुई होती है, तो एक घनापन दिखाई देता है।
तो ऐसे में यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है थोड़ा डेंस हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा किसका, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है तो डेंस स्ट्रक्चर हो जाता है। डेंस मतलब घनापन वाला स्ट्रक्चर, तो डेंस स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, डेंस। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर थोड़ा डेंस हो जाता है, और इसमें जो आपका न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या था, न्यूक्लियर के आगे पीछे अगल बगल क्या था, छिद्र था, तो न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इसमें ये क्या है भैया, क्रोमोसोम है। इसमें ये क्या है, क्रोमोसोम है। ये क्या है आपका, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है। और ये क्या है, ये आपका डीएनए है, डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी अर्थात जेनेटिक मटेरियल। तो हम इसका नाम लिख देते हैं फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है भैया, ये हमारा है जेनेटिक मटेरियल, यानी मम्मी पापा से मिलने वाला मटेरियल यही है, जिसके वजह से आप अपने मम्मी पापा के तरह दिखते हो। जेनेटिक मटेरियल यानी विरासत में मिलने वाला मटेरियल, ऐसे समझ लो। अब देखो जी, इसके अंदर और भी चीज होती है, ऐसा नहीं कि बस यही है, लेकिन इसके अंदर जो बहुत कुछ होता है, जैसे कि आप सोच लो यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, आप यहाँ पे सोच लो क्या है, यहाँ पर एक आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो बहुत कुछ इसमें पाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बस यही सब है। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट है। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए वगैरह होता है, अपना जो है आपका आरएनए वगैरह होता है, अपना इसका खुद का राइबोसोम वगैरह होता है। तो राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम होता है, ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम सब होता है। तो राइबोसोम जो होता है दोनों में प्रेजेंट है, यहाँ तो है ही राइबोसोम, इसके अलावा इस दोनों में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, राइबोसोम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दोनों हमारा क्या है, राइबोसोम है प्रेजेंट। राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है, राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है इसमें। अब राइबोसोम इसमें तो प्रेजेंट हो गया, ये बात हम समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर हमारा ये जो है आपका, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या आप ये माइटोकॉन्ड्रिया ही तो इसको बोले थे, इसको आप बोलेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या इसको माने थे, इसको माने थे हम लोग क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। एक चीज अगर आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारा जगह खाली खाली मिल रहा है अंदर में। तो जो खाली खाली जगह है वो दरअसल खाली नहीं होता है, वहां पर लिक्विड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, ऐसा कह सकते हैं। उसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है उसका, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब एक बात यहाँ पर हमको और लिखना था साइटोप्लाज्म से रिलेटेड, लेकिन सॉरी यहाँ पर लिख तो नहीं पाएंगे, अगले पेज पे चलते। अगर आपके पास जगह हो तो ठीक है, तो आप भी अगले पेज पे जाओगे। जगह है तो आप क्या करेंगे, इसी से आप यहाँ पर से, आप यहाँ से ऐसे कर देंगे और नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे जो लिखाएंगे। हम तो इसको नीचे कर दिए, अब अगले पेज में जा रहे हैं लिखने के लिए, ठीक है। क्या था ये, साइटोप्लास्ट लिख दिए थे क्या, साइटोप्लाज्म, हाँ ठीक। साइटोप्लाज्म मतलब होता है क्या, साइटोप्लाज्म मतलब होता है सेल के अंदर वो जगह जहां पर कि कुछ और नहीं, सिर्फ लिक्विड सेमी फ्लूइड टाइप का चीज हो। तो साइटोप्लाज्म के विषय में जो लिख रहे थे हम यहाँ पर, साइटोप्लाज्म है ना, ये लिख रहे थे ना, साइटोप्लाज्म यही तो है। इसको नीचे की ओर खींच के छोड़ देते, ताकि याद रहे कि हाँ उधर आपका ये खिंचाया है, और इसको यहाँ पर ऊपर चिपका देते हैं। अब देखो जी, अब हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा वहां पर से हमको आ रहा है ऊपर से। तो साइटोप्लाज्म के बारे में पहला पॉइंट क्या है, ये सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो फ्लूइड तो है, तरल पदार्थ तो है, तरल पदार्थ तो है, लेकिन क्या है उसमें कुछ मिक्स मिक्स है। जैसे मान लीजिए
कि आप ना एक शरबत घोलिए, शरबत में सिर्फ पानी नहीं है, चीनी भी है, तो वो क्या बोलेगा, सेमी फ्लूइड करने लगते हैं आप उसमें कि कुछ कुछ मिला हुआ। तो क्या आप इस साइटोप्लाज्म में बहुत कुछ रखे हैं कि रखे हैं? बिल्कुल, न्यूक्लियस रखे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखे हैं, आप माइटोकॉन्ड्रिया रखे हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट रखे हुए हैं, तो बहुत कुछ आप रखे हुए हैं। इसी वजह से आप उसको, अब उस साइटोप्लाज्म को आप लिक्विड नहीं बोल सकते हैं, उसको सेमी फ्लूइड कह सकते हैं। सेमी फ्लूइड का मतलब ही हो गया कि उसमें और भी चीज मिला हुआ है। अच्छा, ध्यान रखना है, मुख्य रूप से जहां पर एक्टिविटी होती है, मुख्य रूप से जहां एक्टिविटी होती है सेल की, वो हमारा साइटोप्लाज्म ही होता है। यानी कि सेलुलर एक्टिविटी मुख्यतः जहां होता है उस एरिया को ही हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मेन एरिना है, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से एरिना बोला गया है, उसी को एरिया भी बोलते हैं। तो मेन एरिना है ये, एरिना, या इसी को बोल सकते हैं एरिया, किसका, ऑफ, किसका है ये है सेलुलर एक्टिविटी का। किसका है ये, सेलुलर एक्टिविटीज का, सेलुलर एक्टिविटी का, एक्टिविटीज। सर कैसा एक्टिविटीज, ऐसा क्या एक्टिविटीज इसके अंदर होता है? हाँ, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। मेन एरिना या एरिया है सेलुलर एक्टिविटीज का, तो क्या ऐसा ये एक्टिविटी करता है? तो इसके अंदर जो एक्टिविटी होता है वो है मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये एक्टिविटी क्या है, मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ पर एक्टिविटीज के रूप में सेलुलर एक्टिविटी क्या है, क्या है सेलुलर एक्टिविटी? तो यहाँ पर सेलुलर एक्टिविटी के रूप में जो है, सेलुलर एक्टिविटी के रूप में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है भैया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, रिएक्शंस होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जो आपके शरीर में जितनी भी, जैसे आपको क्या लगता है कि आप ऐसा कभी सोचे हैं कि आपके शरीर में इतना जो कार्य हो रहा है, कैसे कार्य हो रहा है? आप एक सेकंड के लिए तो छोड़ो, बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन 5-7 सेकंड के लिए भी अगर आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक जाए तो आपकी मृत्यु हो जाती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब हमको लगता है अभी भी जो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कम से कम हजारों चल रहा होगा शरीर में। अब देखो, हजार तो नहीं, 100 कम से कम चल रहा होगा, ऐसे मानो, क्योंकि अब देखो ब्रेन का, दिमाग का चलना, हार्ट का धड़कना, लीवर का काम करना, किडनी का काम करना, इस सब मेटाबॉलिक रिएक्शन के तहत आता है। और अभी तो हम बोल भी रहे हैं, इसमें भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा होगा बोलने में। हमारा हाथ ऐसे हिल रहा है तो इसमें भी हो रहा है, आंख देख रहा है इसमें भी हो रहा है, कई ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कि हो रहे हैं, सांस ले रहे हैं उसमें हो रहा है ना। तो बहुत प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जो आपके शरीर की घटनाओं को ही मेटाबॉलिक रिएक्शन के तहत रखा गया, अर्थात जो एक्टिविटी हो रहा है सेल का, वही मेटाबॉलिक रिएक्शन है, अर्थात आपके शरीर में होने वाली सभी केमिकल अभिक्रियाएं, यानी सभी केमिकल रिएक्शन। और इसका मतलब यही न पता चला कि सर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा तभी हम कहेंगे कि हाँ वो शरीर जीवित है। मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हुआ तो मर गया, बिल्कुल। तो इसका मतलब है सर कि साइटोप्लाज्म जिसको नहीं है उसका मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, ये सही समझे। इसका मतलब साइटोप्लाज्म हर एक सेल में होता है, बिल्कुल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म ही है जो हमें क्या करता है, जीवित रहने के लिए सहायता देता है, सेल को जिंदा रखने के लिए सहायता देता है। अभी आज का ही हम बता रहे हैं आपको कहानी। आज सुबह में हमारा जो है हाथ जल गया, हाथ जल गया, हाथ मतलब जल गया क्या, उंगली जल गया। हम ना गलती से कुछ गर्म पकड़ लिए थे और उससे ना मेरा ये वाला उंगली और ये वाला उंगली दोनों अभी देखो पूरा एकदम पिचका हुआ है इधर से और इधर से, जलन अभी तक है, और मतलब काफी देर हो चुका है और अभी तक जलन है। मतलब मान के चलिए कि ये जो है जलन जो दे रहा है अभी तक, इसका क्या कारण, ये कारण क्या और क्यों पिचक गया? तो यहाँ के जो सेल हैं, सबसे पहले उस सेल के साइटोप्लाज्म मर चुके हैं, साइटोप्लाज्म सूख चुके हैं। साइटोप्लाज्म का सूखना, अब ये सेल यहाँ का मर गया। अब 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद यहाँ का एक चमड़ा हट जाएगा, ऊपर से हट जाएगा जो चमड़ा मर चुका है या जो सेल मर चुका है। तो यहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, बात समझ रहे हैं? यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन समाप्त, ये सेल मर चुका है, साइटोप्लाज्म है नहीं। तो साइटोप्लाज्म अगर किसी के शरीर में कम हो जाएगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन कम हो जाएगा, और मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर कम हो जाएगा तो फिर वो शरीर मरने लगेगा। तो इसीलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू अगर होता है तो साइटोप्लाज्म ही होना सबसे पहला काम होना चाहिए सेल का। इसका मतलब ये है कि लिविंग स्टेट में रहने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा, उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन करना पड़ेगा। इसका मतलब साइटोप्लाज्म को रखना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म को रखना पड़ेगा, और बिना साइटोप्लाज्म को रखे ये नहीं हो सकता है। तो ये क्या करता है,
मदद करता है किसमें, सेल को जीवित अवस्था में रखने के लिए। तो सेल को जीवित अवस्था में, लिविंग स्टेट में, लिविंग स्टेट में, लिविंग स्टेट में रखने में हेल्प करता है, हेल्प करता है, हेल्प करता है, हेल्प करता है, लिविंग स्टेट में रखने में ये हेल्प करेगा। तो ये बहुत खास बात है इसके लिए कि ये लिविंग स्टेट में रखने के लिए मदद कर रहा है, और इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि हाँ ये बात है। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पर लिखूंगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा कहानी, ये उसी का था कहानी। और ये सब क्वेश्चन आता ही रहता है, बराबर आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये सबको आप बढ़िया से तैयार कर लेना है। मैं आपको आज एक डीपीपी दूंगा बोटनी का, आप उसको सॉल्व करना, ठीक। एक डीपीपी, अब हमने नाम चेंज कर लिया भैया, नाम चेंज कर लिया, क्योंकि डीपीपी बहुत ओल्ड हो चुका है। कई साल से सुनते आ रहे हैं डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट यूज करता है। तो हमने इसका नाम दिया है डॉक्टर्स डेली ड्रिल। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, डेली ड्रिल करना पड़ेगा, यानी डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, वही चीज है। तो डॉक्टर डेली ड्रिल के नाम से आपको मिलेगा D3 शॉर्टली में। तो D3 आपको मिलेगा, तो D3 को आप प्रैक्टिस पेपर ही मान के चलो, और उसको प्रैक्टिस करना है उसी दिन, फिर शाम को डाउट क्लास में देखा जाएगा। तो आप लोग पहले उसको करना सॉल्व, और हिंदी में क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैं आपको पहले बोल देता हूँ। क्यों सर? क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने लगोगे तो वहां पर आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि वहां पर अगर हिंदी में गलती से भी क्वेश्चन आ गया है, गलत कुछ लिखा हुआ, तो इंग्लिश के हिसाब से हुआ जांच रहा होगा, तो आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा मामला। अब चलिए जी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच अंतर। तो भैया जी सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। और एक आएगा हमारा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो ये क्या है जी, दो सेल हो गए, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। क्या है अभी तुरंत समझाते हैं हम इसको, ठीक है। एक हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और एक आपका आ गया यूकैरियोटिक सेल, और इस दोनों के बीच में होगा अब वर्सेस, ठीक है। इस दोनों के बीच में क्या होगा सर जी, वर्सेस होगा। अर्थात आपको ये देखना है कि यूकैरियोटिक सेल क्या कर सकता है और प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा है जो क्या कर सकता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में वर्सेस होने जा रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं ये दोनों के बीच का कहानी हम लोग अब समझने जा रहे हैं। इधर आपका प्रोकैरियोटिक लिख लेते हैं और इधर हो रहा है भैया यूकैरियोटिक, और इस दोनों के बीच में हर एक बात को हम लोगों को सीखते चलना कि हो क्या रहा है। चलिए जी, ऐसे आप बना लोगे और हमारे साथ करते चलोगे हर एक काम। सबसे पहला बात, सबसे पहला बात, क्या प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल ही नाम क्यों दिया गया? सेल के ये दो प्रकार हो गए, तो उसमें प्रोकैरियोटिक ही नाम क्यों पड़ा? तो सबसे पहला बात तो यही होना चाहिए। तो पहला बात हमारे पास है कि भैया प्रोकैरियोटिक का अर्थ क्या होता है। तो आइए लिखते हैं प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक। इसमें दो शब्द है छुपा हुआ बुआ, एक है प्रो और एक है आपका कैरियोटिक। दो शब्द है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, वो जो वेल डेवलप्ड नहीं है, नॉट वेल डेवलप्ड जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव, प्रीमिटिव, मीटिव। मतलब ये कह सकते हैं, और करके हम इसको लिख देते हैं नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड, मतलब उतना अच्छा से डेवलप नहीं है, बहुत पुराना है, और अभी वो जो है डेवलपिंग फेज में है, डेवलप हो ही रहा है। तो नॉट वेल डेवलप्ड, यही होता है प्रो का मतलब। प्रो का मतलब पुराना, बहुत पुराना कहानी है। और जो कैरियोटिक है, ये जिस शब्द से निकला है इसका अर्थ होता है कैरियन, कैरियन, कैरियन। कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब क्या होता है सर? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अर्थात जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस हमारा है वो प्रिमिटिव है, यानी बहुत पुराना है, वेल डेवलप्ड नहीं है, अर्थात वो जो है अच्छे से बना हुआ नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, इससे क्या बात हमें पता चला प्रोकैरियोटिक वाले में? प्रोकैरियोटिक वाले में यही पता चला हमको कि भैया इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस उपस्थित नहीं रहते हैं, यानी वेल डिफाइंड जो होते हैं न्यूक्लियस ही नहीं पाए जा रहे हैं।
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, वेल डिफाइंड डिफाइंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज अब्सेंट यानी जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर अब्सेंट होगा, कैसा, वेल डिफाइंड वाला। तो ये आपको गौर करने वाली बात है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए अब्सेंट, इन्हें कि आप कह दोगे हाँ भैया कुछ भी है अब्सेंट हो जाए, नहीं, वेल डिफाइंड आपका अब्सेंट मतलब अच्छा नहीं बना हुआ होना चाहिए, यही है। यूकैरियोटिक की ओर थोड़ा देर के बाद जाएंगे, पहले इधर हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं इसमें। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाना, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब नहीं पाया जाना, मतलब क्या हुआ, नॉट वेल डिफाइंड मतलब वही होता है, नॉट वेल डिफाइंड मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नहीं पाया जाना। अब मैं यहाँ पर से ना इसको ऐसा ही हूबहू उधर भी डाल देता हूँ, काम करते हैं ये पूरा ही डाल देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा दूं ताकि दो बार ना हेडिंग हो जाए। चलिए जी, तो यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि नॉट वेल डिफाइंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट नॉट वेल डिफाइंड का मतलब, नॉट वेल डिफाइंड का मतलब, नॉट वेल डिफाइंड का मतलब, नॉट वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर जो अभी लिखे ना कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज अब्सेंट, वेल डिफाइंड अब्सेंट रहता है, यानी कि इसका मतलब डिफाइंड नहीं रहता है। तो नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में आपको देखना है कि जो न्यूक्लियर का इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर का इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन होता है, वो अब्सेंट होता है। तो इसमें आपको ये बोलना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब इसी को कह सकते हैं इन्वेलप, 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 यहाँ पे बोलेंगे अब्सेंट, इन्वेलप्स आर अब्सेंट, आर अब्सेंट। इन्वेलप क्या है, ये अब्सेंट है, ये पाया ही नहीं जा रहा है, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप्स है ये पाया ही नहीं जा रहा है, ये अब्सेंट पाया जा रहा है, ये है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या और भी कुछ नहीं है अंदर में। मैं अगर आपको बताऊं, ये जो सेल आपने देखा था अभी, ये जो सेल आपने देखा था, इस सेल के अंदर देखे तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये न्यूक्लियर है, इसके पास, सॉरी न्यूक्लियर नहीं, ये मेम्ब्रेन है, देखिए मेम्ब्रेन है इसके पास भी, इसके पास भी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन है, इसके पास भी अपना घुमा घुमा का, लेकिन मेम्ब्रेन है ना, तो मेम्ब्रेन तो है पर इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, ध्यान रखना, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, किसके पास, प्रोकैरियोटिक सेल के पास, प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन नहीं है। और अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका मतलब ये भी समझ जाइए आप यहाँ, साथ ही साथ ये भी मान लीजिए कि मेम्ब्रेन भी नहीं है, और साथ ही साथ इसमें जो है जितना भी आप कह सकते हो अंदर में पाया जाने वाला ऑर्गेनेल वगैरह होगा, सेल ऑर्गेनेल, उस वो भी बिना मेम्ब्रेन का है, अर्थात बिना मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल इसमें पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें अब्सेंट रहता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक और लाइन, आप क्या लिखेंगे, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन वाला, मेम्ब्रेन से बंधा हुआ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, 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 ठीक है। क्या है कि जो यहाँ पे इससे बंधा हुआ होता है ऑर्गेनेल्स, ठीक है, अरे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑर्गेनेल्स है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, वो अब्सेंट होगा, आर अब्सेंट, वो अब्सेंट होगा, यानी पाया ही नहीं जाएगा इसमें, पाया ही नहीं जाएगा इसमें, अब्सेंट रहेगा। तो मेम्ब्रेन बाउंड यानी मेम्ब्रेन से बंधा हुआ, बंधन जो जिसका मेम्ब्रेन से ढका हुआ जिसका है, वो नहीं पाया जाएगा। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा कि नहीं सर, हाँ सेल मेम्ब्रेन तो सबका प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन किसी का ऐसा नहीं होगा कि नहीं प्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का मतलब ही होता है एक कम से कम थैला, एक कम से कम ढका होना, है ना। आपको कहा जाए, कोई भी कहेगा कि भैया एक सेल बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, एक ऐसा गोल घेरा तो बनाया हुआ, हो तो गया मेम्ब्रेन,
बचा क्या? सेल के लिए कम से कम आपको एक मेम्ब्रेन तो डालना ही पड़ता है। इसका मतलब ये निकल के आया यहाँ पर, यहाँ पर क्या निकल के आया जी? सबसे पहले निकल के क्या आया, एक मिनट इसको भी यहाँ पे हटा दें। चलो जी, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का बात। ओ, इसके बाद भी है लिखा हुआ ने, हम वहां पे बेकार ही चले गए। कोई बात नहीं, इसको हम डिलीट मार देते हैं। हाँ, यहाँ पर थे, और इसके पहले हम ये वाला लिखे हैं। अब जो है यहाँ पर बता रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सब में रहेगा, ये बात याद रखना। सेल मेम्ब्रेन अपवाद उसका निकलेगा ही नहीं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बिना सेल कैसे होता है? सेल का मतलब ये होता है कि एक कम से कम घेरा देना, ये घेरा ही तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, बस इतना ही। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जाएगा, बस इतना ही होगा। अच्छा, ये ना साइज में भी छोटा रहता है, ध्यान रखना है आपको। साइज में भी आपको देखने के लिए छोटा मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका जो है साइज आप देखोगे स्मॉलर रहेगा, जनरली ये स्मॉलर ही पाया जाता है। तो यूजुअली, जनरली जो कहो यहाँ पर लिख देते हैं, यूजुअली, यूजुअली स्मॉलर। स्मॉलर मतलब हुआ उसकी तुलना में। और इसके पास जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम वो 70S होता है। राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है। अब कहोगे एस क्या होता है, बताते हैं, थोड़ा सा वेट करना। एस का मतलब बताते हैं। वैसे तो यह एक जो है यूनिट है, ये यूनिट है, और जिस व्यक्ति ने इसको दिया था, आगे हम पढ़ाएंगे 70S, एस का मतलब। वैसे अभी याद रखना है तो रख सकते हैं स्वेदबर्ग यूनिट, क्योंकि ये स्वेदबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया, और तभी से इसका नाम स्वेदबर्ग। एस का मतलब क्या होता है? स्वेदबर्ग यूनिट। थोड़ा पतला करके लिख देते हैं इसको, स्वेदबर्ग यूनिट। ठीक है, स्वेदबर्ग यूनिट, ये स्वेदबर्ग यूनिट है। स्वेदबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, स्वेदबर्ग यूनिट कहते हैं इसको। तो ये अभी और इसमें हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, अभी और देखेंगे प्रोकैरियोटिक में। लेकिन अब थोड़ा यूकैरियोटिक में बढ़ते हैं पहले आगे, कि यूकैरियोटिक क्या है। यूकैरियोटिक में भी शब्द है यू और कैरियोन, दो शब्द आया है यहाँ पर भी। जैसे प्रोकैरियोटिक है, वैसे यहाँ प्रोकैरियोटिक की तरह इसमें भी, यूकैरियोटिक में भी तुमको देखना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा यू कैरियोटिक, कैरियोटिक। अब इसमें भी दो शब्द है, क्या क्या शब्द है? एक है यू, एक है कैरियोटिक। और आप जानते हो कैरियोटिक बताने की जरूरत नहीं है, कैरियोटिक मतलब होता है कैरियोन। और कैरियोन का मतलब क्या होता है? कैरियोन का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अर्थात इसमें न्यूक्लियस का भी चर्चा है पहले वाला की तरह ही। लेकिन यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। या नहीं तो इसी को बोल सकते हैं वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड रहता है यानी काफी अच्छा रहता है बना हुआ, आपका यही कहने का मतलब हुआ। अब जो है यूकैरियोटिक जो आपका न्यूक्लियस होता है, वो उसमें क्या सेल इन्वेलप होता है सर? हाँ बिल्कुल होगा। मतलब सेल इन्वेलप नहीं, ये न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, बिल्कुल होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, बिल्कुल होगा। वहां तो सर नहीं था, हाँ उसमें न्यूक्लियर सब्सटेंस था,
वेल डिफाइंड नहीं था, इसमें वेल डिफाइंड होगा। इसका मतलब है कि यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होता है उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर तो कह रहा था कि अब्सेंट होते हैं, पर यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक पॉइंट, हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि जो यूकैरियोटिक है इसमें इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप, इन्वेलप। और कैसा न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, एकदम वेल डिफाइंड होगा। न्यूक्लियर इन्वेलप और मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स आर अब्सेंट, आर अब सॉरी 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 आर प्रेजेंट होगा। अब्सेंट तो पिछले बार था, इस बार भी एब्सेंट ही करना है। न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर मेम्ब्रेन जो होंगे इसमें प्रेजेंट रहेंगे। इसमें क्या था, सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट था, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो अब्सेंट था, यानी इन्वेलप अब्सेंट था। पर यहाँ पर अब्सेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट रहेगा, तभी तो ये वेल डिफाइंड है। और ये वेल डिफाइंड नहीं होने की वजह क्योंकि उसमें प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, चलिए इसके आगे अब बढ़ते हैं। यहाँ पे नॉट वेल डिफाइंड उसमें हो गया। अब देखो देखो इसमें क्या बोला गया कि जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वो अब्सेंट होते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स क्या होगा, इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। ऑर्गेनेल्स में गलती यहाँ पर भी किया गया, ई होगा, इधर सही है ना, ऑर्गेनेल्स नहीं, यहाँ पर भी ई एस होगा, ई एस ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट मतलब इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। ध्यान रखना आपको यही बात, इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। सेल ऑर्गेनेल्स कैसा, मेम्ब्रेन बाउंड वाला, यानी मेम्ब्रेन से ढका हुआ। कौन कौन होता है, बहुत सारा होता है, जैसे आपका लाइसोसोम होता है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें कि मेम्ब्रेन पाया जाता है, और मेम्ब्रेन के वजह से ही उसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से ढका हुआ ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन से ढका हुआ ऑर्गेनेल किसमें रहेगा, यूकैरियोटिक में। अब मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं अगर है तो फिर वैसा कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में कि प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा। लेकिन मेम्ब्रेन से ढका हुआ अगर है तो सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं है तो दोनों में पाया जाएगा। ठीक, अब ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट था तो इसमें भी आपका क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही रहेगा। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन तो दोनों तरफ प्रेजेंट हो गया ना। तो अब इसमें राइबोसोम, उसमें तो 70S था, इसमें कितना राइबोसोम होगा, तो इसमें राइबोसोम दोनों प्रकार के होते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, दिमाग में याद रख लेना एकदम से इस बात को। जनरली लोग 80S करके निकल जाते हैं, और हम भी जब आपको बोर्ड लेवल का पढ़ाते 80S करके निकल जाएंगे। 80S भी होता है और 70S भी होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोले, देखिए जी, 70S कहाँ पाया जाएगा, 80S कहाँ पाया जाएगा, उसका जगह फिक्स है, ऐसा नहीं कि सब जगह आपको बोलना है। ये जो 80S पाया जाता है ये मुख्य होता है, ये आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, आपका साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, मुख्य है ये। इसीलिए लोग जनरली 80S 80S बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ पाया जाएगा, और पाया जाएगा ये आपका RER में, यानी इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम जो था उसका रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। ठीक है, और 70S कहाँ फिर पाया जाएगा, देखो जी 70S जो पाया जाता है, 70S जो पाया जाता है ये पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, वहां पाया जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया। और कहाँ पाया जाएगा, और कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। प्लास्ट से बेकार ही हो गया, प्लास्ट ही रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। ठीक, अब थोड़ा दोनों का फिगर भी देख लें, क्योंकि ये तो लगातार चल ही रहा है। एक फिगर भी इन दोनों का देख लेते हैं, क्योंकि तभी आपको समझ में ज्यादा आने लगेगा फिर बात।
इस दोनों का फिगर में अंतर पता चलने लगता है। फिगर बनाने के लिए सिंपल सा एक गोला दीजिए, इसे कुछ खास नहीं है, एक गोला दे दीजिए, इस गोला के ऊपर भी एक गोला दीजिए, क्योंकि सेल वॉल भी होगा प्रोकैरियोटिक वाले में। ठीक है, इस प्रकार से सेल वॉल भी आपको बना देना है। अच्छा, इसके अंदर और क्या होगा सर? इसके अंदर होगा आपका डीएनए। डीएनए रहेगा खुला खुला एकदम। खुला खुला मतलब क्या होता है? खुला खुला का मतलब होता है कि एकदम पूरा खुला हुआ रहेगा, उसको कोई घेर के बैठा हुआ नहीं रहेगा। देखिए डीएनए रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपका डीएनए मिलेगा आपको। इस प्रकार से आपको डीएनए खुला खुला डीएनए मिलेगा। इस प्रकार से खुला खुला डीएनए मिलेगा। ठीक है, ये खुला खुला डीएनए आपको मिल गया। ये खुला खुला डीएनए मिला, इसको कोई ढक के नहीं रखा है। इसका मतलब न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, डीएनए एकदम खुला हुआ ही है। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, बस डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। इसको न्यूक्लियोइड बोला गया है। क्या बोला गया इसको? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोला गया है, न्यूक्लियोइड। इसको न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको स्पेशली नाम दिया गया है। इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसी वजह से इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियोइड। अच्छा, साइटोप्लाज्म तो वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो चुका है, अर्थात कि वो तो हमेशा पाया जाएगा। तो साइटोप्लाज्म तो लिखना ही है इसको, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये तो सत्य बात है कि हर एक में साइटोप्लाज्म होगा, चाहे साइटोप्लाज्म आपका एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि अभी हम थोड़ा देर पहले साइटोप्लाज्म के बारे में क्या पता है कि वो मेन एक्टिविटी करने का एरिया है, यानी वहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। और फिर वहीं पर हम बता रहे थे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जब तक नहीं होगा तो जीवित नहीं, अर्थात सेल जिंदा है, इसके लिए आपको साइटोप्लाज्म होना सबसे पहले अति आवश्यक है। अब देखिए जी, इसके बाद आप देखोगे तो बाहर में क्या होगा? ये बाहरी लेयर जो आप देख रहे हो, ये बाहरी लेयर को आप कहते हो सेल वॉल। बाहरी लेयर को आप क्या बोलते हो? सेल वॉल बोलते हो, सेल वॉल। तो ये तो आपको ये भी पता ही है कि इसमें सेल वॉल है, और इसके बारे में भी पता है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें तो आपको ज्यादा दिक्कत होगा नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल आराम से आपका बन गया। और इसमें और कुछ बचा हुआ है क्या? इसमें राइबोसोम बचा हुआ है। राइबोसोम कहाँ रहता है इसमें? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है आपको कि इसका जो आपका राइबोसोम होता है वो 70S होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के तरफ जो है आपका सटा हुआ रहता है इसका। देखो जी, राइबोसोम यहाँ पे पाया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन में सटा हुआ है। ठीक है, एकदम सेल मेम्ब्रेन में सटा हुआ है। तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो होता है इसका इसका जो राइबोसोम है, राइबोसोम है, ये ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, सेल मेम्ब्रेन में सटा हुआ रहता है। और ये कैसा प्रकार का होता है? 70S। ये राइबोसोम कैसा होता है? ये राइबोसोम आपका 70S होता है, 70S। ये फिगर आपका किसका बन गया? ये प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर बन गया। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा ही होता है हूबहू जो आप देख रहे हो अभी, और ऐसा फिगर आप अपने कॉपी में नोट में बनाते चलेंगे मेरे साथ। अब चलते हैं थोड़ा किसमें, अब थोड़ा सा चल देते हैं यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक में भी बनाने में कुछ ज्यादा खास नहीं है, ऐसे हम तो आपको तो बनाना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ा स्मार्ट बोर्ड है, फायदा ले ली। अब इस प्रकार का ही रहेगा यूकैरियोटिक में भी। अब क्या होगा यूकैरियोटिक वाले सेल में? यूकैरियोटिक वाले सेल में जो होगा वही सेल वॉल वगैरह सब कुछ है। पहले तो वो लिख लेते हैं भैया, यहाँ पर क्या है? ये हमारा सेल वॉल है, ये हमारा सेल वॉल है, सेल वॉल।
हाँ, यूकैरियोटिक में भी सेल वॉल मतलब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया। अब और क्या क्या होगा? अब आपके पास यहाँ पर जो होता है वो है आपके पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में बहुत सारे और भी सटे सटे बहुत सारे चीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है। एक काम करते हैं, कोई और कलर से, ये न्यूक्लियस है आपके इसके अंदर। अच्छा, न्यूक्लियस से ही तो जुड़े हुए रहेंगे क्या? न्यूक्लियस से ही जुड़े हुए क्या मिलेंगे आपको? यहीं पर से तो आपको जुड़े हुए मिल जाएंगे इस प्रकार से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको जुड़े हुए मिल जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े हुए मिल जाएंगे न्यूक्लियस में। इसके अलावा अब न्यूक्लियस उस टाइप से हम क्यों नहीं बनाए, इस वजह से क्योंकि उतना जरूरत नहीं है अभी, ओवरव्यू सिर्फ कर रहे हैं, ऊपर ऊपर देख रहे हैं, बाकी जहां पे बनाने का था हमने बनाया था। अभी और भी बहुत बार चित्र बनेगा, बहुत बार फिगर बनेगा, तो इसके लिए आपको दिमाग में ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है। और यहाँ पे देखिए कई जगह पे राइबोसोम आपको देखने के लिए मिलेगा, कई जगह पे आपको राइबोसोम देखने के लिए यहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ पर मिला, ऐसे ही यहाँ के अलावे यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी देखिए मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया, मिल गया। कुछ जगह स्मूथ भी छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से राइबोसोम आपको मिल रहा है। अब देखिए जी, राइबोसोम मिला तो स्मूथ ई आर तो रहा नहीं, वो रफ ई आर हो गया। इसके अंदर और भी कई प्रकार के छोटे छोटे क्या होंगे, छोटे छोटे कुछ से कुछ बना दो इसमें, अलग अलग कलर से, अलग अलग कलर से बना दो, ताकि अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाएंगे इसमें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। ये सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ये सारे जो अभी हम बना रहे थे यहाँ पे, ये जो आपके हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेल है ना। ये क्या है जी, ये मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेल है, ये मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स, ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सर बार बार लिख रहे हैं, है कौन कौन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, कौन कौन पाया जाता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में? तो कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, चलिए जी एग्जाम्पल भी इसका बता ही देते हैं। वैसे तो अभी आगे पढ़ना है कौन कौन आता है मेम्ब्रेन बाउंड में, यानी किस में मेम्ब्रेन रहता है। तो ये इसमें जो आएगा, इसमें कौन कौन आ जाएगा? सबसे पहले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आएगा। और क्या रहेगा इसमें अंदर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिक्यूलम, शॉर्ट में ई आर। और क्या पाया जाएगा सर? और इसमें पाया जाएगा गोल्जी बॉडी, गोल्गी बॉडी बोलते हैं, गोल्गी बॉडी, हिंदी वाले गोल्जी बोल सकते हैं, गोल्गी बॉडी हो गया। शॉर्ट में जी भी बोल सकते हैं इसको, जी बी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या हो सकता है, और क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है, वैक्यूल्स हो सकता है, वैक्यूल, वैक्यूल हो सकता है, ठीक है, वैक्यूल हो सकता है, वैक्यूल हो सकता है। और क्या हो सकता है, और भी है चीजें लिख सकते हैं आप इसमें, पर ऑक्सीसोम वगैरह भी हो सकता है। ऊपर का करके हम लगता है लिखना ही पड़ेगा हमको यहाँ पर। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ऊपर करूं फिर लिख पाऊं, लिख पाऊं, पहले तो देख रहा हूँ हो जाए एडजस्ट, हो गया शायद एडजस्ट, हाँ। ओ वैक्यूल में वो पहले न होगा जी, वो बाद में होगा, वो पहले लिखा गया।
वैक्यूल है ना, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बाद मैंने बोला पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम, ये सब आपके पास रहेगा। ठीक है, ये सब आपके पास देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, आपको एक बात बता दें, ये साइज में आपको खुद सोचना है कौन ज्यादा बड़ा साइज में लगेगा। देखने इसमें कम चीज है, इसमें ज्यादा चीज भरा हुआ रहेगा, थैला कौन बड़ा लगेगा, यही लगेगा। तो आप कहोगे हमेशा कि यूकैरियोटिक का जो शेप होता है, साइज होता है, वो बड़ा होता है, और प्रोकैरियोटिक का साइज छोटा होता है। तो प्रोकैरियोटिक साइज में छोटा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक साइज में बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ शायद लिखे भी है साइज के बारे में ना। नहीं लिखे हैं, साइज के बारे में कहीं नहीं लिखे, साइज बड़ा किसका है, ओहो नहीं लिखा हुआ है। हमको याद था कि लिख दिए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखे हैं तो इसको लिख देना चाहिए। अब इसमें लिख देते हैं आपका, क्या लिख देते हैं, अरे ये तो कॉपी करना पड़ेगा फिर से। इसमें कॉपी कर लेते हैं और चलिए आपको वहां पर लिख देते हैं फिर से। क्या लिखना पड़ेगा साइज में, कौन छोटा है, छोटा है प्रोकैरियोटिक वाला। प्रोकैरियोटिक वाला साइज में जो है वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन, ये लिख देते हैं स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर है उसकी तुलना में तो स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर इन साइज, साइज में क्या है, ये स्मॉलर है। और इसमें क्या कर सकते हैं, बिगर, बिगर है यानी बड़ा है, बिगर है। ठीक है, किसमें बिगर है, साइज में, साइज में ये बिगर है, बड़ा है। ठीक है, साइज में ये बड़ा है, स्मॉलर और बिगर, यहाँ समझ में आया। अच्छा, ये क्या होता है ना, धीरे धीरे आपका, ये धीरे धीरे आपका डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा चीज है, डिवाइड करने में, बंटवारा होने में इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये सभी चीज बटेगा, दो गो सेल बनाना है ना, तो सेल वॉल भी बटेगा, उसमें भी सेल वॉल बटेगा, सेल मेम्ब्रेन बटेगा, सेल मेम्ब्रेन भी बटेगा, उसमें राइबोसोम बटेगा, इसमें भी राइबोसोम बटेगा, उसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ क्रोमोसोम वगैरह है, तो वो बट जाएगा। हम लोगों में न्यूक्लियस बटेगा पूरा पूरा, हम लोगों में सारा सेल ऑर्गेनेल जो अभी है सब बटेंगे, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड वाला, न्यूक्लियस, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सब बटने वाला, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो ज्यादा समय डिवीजन में किसमें लगता है, आपको पूछा जाएगा डिवीजन में ज्यादा समय किसमें लगता है, तो इसमें लगता है यूकैरियोटिक वाले में। तो इसका डिवीजन क्या होगा, स्लोली, डिवाइड, डिवाइड स्लोली। ठीक है, डिवाइड कैसे करेगा, स्लोली। और ये डिवाइड कैसे करेगा, ये डिवाइड कैसे करेगा, ये डिवाइड करेगा फास्टली, फास्टली। ठीक है, फास्टली, ये फास्टली डिवाइड करेगा। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का मैंने आपको अंतर बता दिया। ठीक है, अंतर बता दिया आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का। अब हम लोग बात करेंगे आगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के विषय में, कि प्लांट सेल और एनिमल, आप इसको लिख सकते हैं, मैं हट गया हूं साइड ताकि आप लिख रहे हो अच्छे से। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज मुझे याद आया अभी इस बीच में, कि मैं जब सेल थ्योरी आपको पढ़ा रहा था, सेल थ्योरी अभी जो पढ़ा रहा था, तो ये सेल थ्योरी में यहाँ पर मैंने ये बताया था कि सभी जीवों का, सेल थ्योरी कहाँ गया, हाँ यही तो था। इसमें हमने आपको बताया था कि सभी जीवों का जो होता है निर्माण जो होता है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से होता है। और पुराने सेल से, सेकंड पॉइंट यही था कि पुराने सेल से ही, पुराने एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होता है, नए सेल का निर्माण होता है। लेकिन सभी जीवों का निर्माण सेल या सेल के प्रोडक्ट से होता है, ये बात अगर हमें पता चल गया है, इसका मतलब कि वायरस का भी होगा, नहीं, वायरस एक जीव ही नहीं है, सबसे पहली बात। क्यों, क्योंकि वायरस इसलिए जीव नहीं है क्योंकि उसके पास सेल नहीं है, उसके पास सेल नहीं है, तो वो जीव ही नहीं है। तो ध्यान रखना है, वायरस इसके अंतर्गत नहीं आता है, वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। ठीक है, ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे के आप ध्यान रखना, बस यहाँ पर मैं लिख ही दूं, क्या लिख देता हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ा कहीं जाओ फिर, तो एक लाइन ना हो तो यहाँ पर कहीं डाल देना, नोट करके, नोट करके इस बात को डालिएगा आप, कि वायरस, वायरस, वायरस डू नॉट, डू नॉट क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है, वो अपना मतलब कि उसके पास अपना सेल नहीं होता है, तो डू नॉट हैव, डू नॉट हैव
इट्स ओन सेल, उसके पास अपना सेल नहीं होता है। देयरफॉर मतलब इसलिए, देयरफॉर उसके पास अपना सेल नहीं है। इट्स ओन सेल जो है वो नहीं है उसके पास। वायरस डू नॉट हैव इट्स ओन सेल देयरफॉर क्या कहेंगे तब? इट इज एक्सेप्शन फॉर किसके लिए? एक्सेप्शन किसके लिए? सेल थ्योरी के लिए। इट इज एक्सेप्शन 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 टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन भी माना जा सकता है। सर आप बहुत ज्यादा इंग्लिश लिख रहे हैं सर, हिंदी में करवा देते। देखो हम आपको चाहते हैं रिजल्ट निकलवाना, हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं। आप आए हैं पढ़ने के लिए, क्या आप जूलॉजी बॉटनी ये सब पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि आप इंग्लिश हिंदी का यहाँ पर कहानी होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये सब हम लोगों ने अभी पढ़ा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बीच में पूरा पूरा अंतर देखा, अच्छे से समझ में आ गया कि इसमें क्यों आप कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक है ये और ये यूकैरियोटिक है। इससे अब आगे अगर हम बढ़ें, इससे अगर हम आगे बढ़ें अब थोड़ा सा भी, तो हमको लगता है समय काफी हो गया है। अब मुझे आगे अगले क्लास में बढ़ना चाहिए, तो मैं यहीं पे क्लास को यहाँ पे स्टॉप करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको एनसीईआरटी रीडिंग करवा देता हूँ। एनसीईआरटी में ये भी लाया था लेकिन आज का काम नहीं होगा। अभी ये ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। ओवरव्यू, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन ए ऑनियन पील। अच्छा, इसके बाद विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक काम करते हैं, एनसीईआरटी को अगले क्लास में ही इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी को अगले ही क्लास में इंक्लूड करेंगे। जो पिछला रहेगा अभी पढ़ाया हुआ, और जो अभी आगे हम अगले क्लास में, मतलब लगभग हमको लगता है 25-30 मिनट अभी और लगेगा, जो अगले क्लास में हम पढ़ा देंगे। फिर ये वाला पूरा एनसीईआरटी वाला आपको दिखा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में कल। तब तक के लिए जय हिंद।